And hello, welcome back to another gameplay video, guys. And today I am going to see the biography of Stanley. Let's start the video. क्या आपको मार्वल के हीरोज पसंद हैं? आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, हल्क, Spider-Man, my ब्लैक favorite. पैंथर, थैनोस या फिर ब्लैक विडो? अगर हाँ तो क्या आप जानते हैं कि ये सारे कैरेक्टर्स एक इंसान के दिमाग में तब बने थे जब वो लोगों की डांट सुन के झाड़ू मारते थे या फिर कॉफी को सर्व कर रहे थे? और इस इंसान का नाम है स्टैनली। Stanley, आइए देखते the हैं कि real सारे सुपर legend. हीरोज की शुरुआत कैसे हुई। स्टैनली का असली नाम स्टैनली मार्टिन लाइबर था। वो न्यूयॉर्क में 28 दिसंबर 1922 को पैदा हुए थे। स्टैनली के पिता एक ड्रेस कटर थे और उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब थी। ग्रेट डिप्रेशन के दौरान ली के पिता को काम नहीं मिल रहा था। तभी स्टैनली को समझ आ गया था कि उन्हें भी अपने घर में पैसे लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए स्टैनली ने बचपन से ही छोटे छोटे काम करने शुरू कर दिए ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। ली पढ़ाई के साथ साथ सैंडविच डिलीवर करते थे। उन्हें रीडिंग और राइटिंग बहुत पसंद थी और उनकी पहली राइटिंग जॉब ऑब्ituary लिखने की थी, यानी न्यूज़पेपर में मरे हुए लोगों के लिए डेथ नोट्स लिखना। इसके बाद 1939 में जब ली 17 साल के हुए तो उनके अंकल ने उन्हें टाइमली कॉमिक्स में जॉब दिलवा दी। ली टाइमली कॉमिक्स के एडिटर मार्टिन गुडमैन के असिस्टेंट थे। ली को बहुत ही मामूली काम मिला था, जैसे कि पेन में इंक भरना, लोगों को लंच तैयार करके देना और फाइल्स ऑफिस के एक कोने से दूसरे कोने में लेके जाना। कभी कभी ली को कॉमिक्स में एडिट करने का काम मिलता था। ली का सबसे पहला पब्लिश्ड काम कैप्टन अमेरिका में था। तब स्टैनली को कॉमिक्स में डायलॉग लिखने का मौका दिया गया, पर ड्राइंग वाला काम उन्हें अभी तक नहीं मिला था। स्टैनली का टैलेंट देख के 19 साल की उम्र में उन्हें थोड़े टाइम के लिए टाइमली कॉमिक्स का एडिटर बना दिया गया। ली को अपनी पहली कॉमिक बनाने का मौका मिला। उनके पहले सुपर हीरो का नाम डिस्ट्रॉयर था। इस सुपर हीरो को Destroyed सायद यो उसमा नै आएको छ के पो थर 1 मुभीमा नि त्यो भिलेन हैन ओडिनको त्यो थो मार्भल सिनेमेटिक युनिभर्समा चाहिँ यो थर ओडिनको रोबोट थो डिस्ट्रोयर. 1941 में मिस्टिक कॉमिक्स में देखा गया। कई सालों तक स्टैनली ने टाइमली कॉमिक्स में एडिटर की पोस्ट पे काम किया और 1942 से 1945 वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उन्होंने यूएस आर्मी में भी काम किया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन्होंने टाइमली कॉमिक्स को एक और बार ज्वाइन किया। 1950s में टाइमली कॉमिक्स का नाम एटलस कॉमिक्स रख दिया गया। स्टैनली ने 1950s के एंड तक एटलस कॉमिक्स के लिए काम किया, लेकिन 50s के एंड में वो इस काम से थक गए थे और उन्होंने कॉमिक्स को छोड़ने का सोचा। उस टाइम पर एटलस कॉमिक्स का राइवल डीसी कॉमिक्स था, जो बहुत फेमस हो रही थी। एटलस कॉमिक्स लोगों में उतनी फेमस नहीं थी क्योंकि डीसी कॉमिक्स के सुपर हीरोज बहुत फेमस थे। एटलस कॉमिक्स के ओनर मार्टिन गुडमैन ने स्टैनली को रोकने की रिक्वेस्ट की क्योंकि उन्हें पता था कि अगर डीसी कॉमिक्स को कोई हरा सकता है तो वो बस स्टैनली ही है। स्टैनली ने मार्टिन गुडमैन की बात सुन ली और नए सुपर हीरोज बनाए जो लोगों को बहुत पसंद आए। 1961 में स्टैनली ने जैक कर्बी के साथ मिलके एक सुपर हीरो टीम बनाई जिसका नाम फैंटास्टिक फोर Fantastic था। Four. वो लोगों को बहुत पसंद आई। फैंटास्टिक फोर के आने के बाद एटलस कॉमिक का नाम मार्वल कॉमिक्स रख दिया गया। इस दौरान स्टैनली ने बाकी फेमस एडिटर्स के साथ काम भी किया, जैसे कि जैक कर्बी और डिट्को। इन लोगों ने दुनिया के सबसे फेमस सुपर हीरोज बनाए, जैसे कि स्पाइडरमैन और हल्क। स्टैनली ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि फैंटास्टिक फोर बनाने के बाद उनके पब्लिशर ने उनसे बोला कि अब एक नया सुपर हीरो बनाना पड़ेगा। ली उस दिन घर गए और नए सुपर हीरो के बारे में सोचने लग गए। वो घर पे बैठकर सोच रहे थे कि वो अपने अगले सुपर हीरो को क्या पावर्स दे, और तब उन्होंने एक मक्खी को दीवार Spider-Man. पर चढ़ते हुए देखा। उस मक्खी को देखकर उनके दिमाग में आया कि क्यों ना नेक्स्ट सुपर हीरो को दीवार पर चिपक Tobey के क्रॉल करने की Maguire. सुपर पावर दी जाए। पर जब वो नाम सोचे थे तो उनके दिमाग में अलग अलग आइडियाज आए, जैसे कि फ्लाई मैन, मस्कीटो मैन, स्पाइडर मैन। आप तो जानते ही होंगे इन नामों में से कौन सा नाम सिलेक्ट किया होगा। ली ने इसके बाद सोचा कि क्यों ना स्पाइडर मैन को आम लोगों की तरह पर्सनल प्रॉब्लम्स दी जाए ताकि सब लोग रिलेट कर सकें, और साथ ही साथ स्पाइडरमैन को टीनेजर बना दिया जाए क्योंकि आज तक किसी ने टीनेज सुपर हीरो को नहीं बनाया था। स्टैनली ने स्पाइडरमैन के कैरेक्टर पीटर पार्कर को नॉर्मल इंसानों की तरह शर्मीला और इंट्रोवर्टेड बनाया ताकि सब लोग उसके साथ अटैच हो पाए। स्टैनली खुशी से भागकर अगले दिन अपने पब्लिशर के पास आए और उन्हें स्पाइडरमैन के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, पर उनके पब्लिशर ने बताया कि ये आज तक का सबसे घटिया आइडिया है। पब्लिशर ने स्टैनली से पूछा कि क्या तुम्हें पता है एक्चुअल में सुपर हीरो होता क्या है? सुपर हीरो को पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं होती, वो परफेक्ट होता है। ये सुन के स्टैनली दुखी हो गए और अपने पब्लिशर के ऑफिस से निकल गए, पर उनके दिमाग से स्पाइडरमैन का आइडिया नहीं गया। अब उनकी कंपनी में एक मैगजीन थी जिसका नाम था अमेजिंग फैंटेसी। इस मैगजीन को बंद किया जा रहा था क्योंकि ये चलती नहीं थी, इसलिए इसकी लास्ट इशू पब्लिश होने वाली थी। किसी मैगजीन के लास्ट इशू में कुछ भी कंटेंट डालो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टैनली ने सोचा कि क्यों ना इस मैगजीन के लास्ट इशू में स्पाइडरमैन को कवर पे फीचर करें। एक महीने के बाद जब मैगजीन के फिगर्स आए तो ली देख के हैरान हो गए।
उनके पास वही पब्लिशर जिन्होंने स्पाइडरमैन की बेइज्जती की थी वो भागते हुए आए और उनसे कहा, स्टैन स्टैन, तुम्हें पता है ना वो कैरेक्टर स्पाइडरमैन जो हम दोनों को बहुत पसंद आया था, आओ उस पर हम एक नई सीरीज बनाते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं ये सीरीज बहुत फेमस हुई। स्टैनली ने हल्क को बनाने में भी काफी अलग आइडियाज यूज किए। एक इंटरव्यू में ली ने बोला था कि उन्हें हल्क के आइडिया फ्रैंकेनस्टीन मूवी देख के आया था जिसमें फ्रैंकेनस्टीन एक मॉन्स्टर होता है, पर एक्चुअल में फ्रैंकेनस्टीन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वो एक अच्छा मॉन्स्टर था, वो दिखने में डरावना था, इसीलिए लोग उससे दूर भागते थे। फिर ली को दूसरा आइडिया डॉक्टर जैकिल और मिस्टर हाइड से आया जिसमें एक इंसान मॉन्स्टर बन सकता था। इसलिए स्टैनली ने सोचा कि क्यों ना वो भी एक अच्छा मॉन्स्टर बनाए जो ऐसे ही अपना शरीर बदल सके, और इस मॉन्स्टर का नाम उन्होंने हल्क रखा। ली ने हल्क का स्किन का कलर एक्चुअल में ग्रे रखा था, पर पब्लिशिंग के टाइम में प्रिंटर पर कुछ प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से हल्क ग्रीन कलर का प्रिंट हो गया और तब से लेके मिस्टेकले आज तक भनेको हम है हल्क को ग्रीन कलर से पहचानते हैं। एक और सुपर हीरो जो बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने प्ले किया है वो है डॉक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज। स्ट्रेंज। स्टैनली कहते हैं कि उन्होंने बहुत लोगों को स्टेज पर मैजिक ट्रिक्स करते हुए देखा है। उन्हें देख के ली ने सोचा कि क्यों ना ऐसा सुपर हीरो हो जो एक्चुअल में मैजिक कर पाए, लेकिन ली नहीं चाहते थे कि उनका सुपर हीरो आम मैजिशियंस की तरह आबरा का डाबरा बोले। इसलिए ली ने अपने डायलॉग्स बनाए जैसे कि बाय द क्रिस्टल मून ऑफ सिनारॉक, जो कि बहुत ही फेमस हुए। आयरन मैन का नाम तो हम सब ने सुना है। एक टाइम पर दुनिया में काफी वॉर्स हो रही थी। वॉर्स की न्यूज सुन के ली को आइडिया आया कि क्यों ना वो एक आयरन ऐसा मैन। सुपर हीरो बनाए जो कि एम्यूनिशन और वेपन्स बनाता हो। साथ ही साथ ली उसे इंडस्ट्रियलिस्ट बनाना चाहते थे, यानी एक बिजनेसमैन। बच्चों को ऐसे मिलिट्री इंडस्ट्रियलिस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है और ली का एम था कि बच्चों को ये कैरेक्टर पसंद आए। इसलिए उन्होंने आयरन मैन को आए मिलिट्री पनि इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ साथ सक्सेस। साइंस लवर, इनोवेटर और एक कूल कैरेक्टर बनाया जिसकी वजह से सबको आयरन मैन बहुत पसंद आया। गाइस ली ने मेरो एक यो इंटरव्यू में नेटको बताया था धेरै कि एक प्रब्लम दिन छ उनका कस्तो। पब्लिशर मार्टिन उनके पास आया और उनसे पूछा कि हमारी कॉमिक्स इतनी बिग कैसे रही है। ली ने बोला क्योंकि उनकी कॉमिक्स का स्टाइल बाकी कॉमिक्स से अलग है। उनकी कॉमिक्स में ली स्पेशल क्रेडिट सेक्शन में सबका नाम डालते हैं जो बाकी कॉमिक्स में नहीं होता है। ली चाहते थे कि उनकी कॉमिक्स में मूवी का फील है। क्रेडिट सेक्शन में हर किसी के नाम के सामने एक फनी सेंटेंस लिखते थे जैसे कि रिटन विद पैशन बाय स्टैन ली, drawn with enthusiasm by Jack Kirby, lettered with a sketchy pen point by R.T. कमेडी Sivic। अपनी स्ट्यान्ली कॉमिक्स को एउटा बाकी सब रियल कॉमिक्स से लेजेन्ड ज्यादा हो मेरो लागि सक्सेसफुल चाहिँ। करने म के लिए ली अहिलेसम्म ने जति कॉमिक राम्रो के एंड पेज पे एक पेज रखा था जिसका नाम था हेर्नु छैन। बुलपेन बुलेटिन्स। उसमें ली आगे की अनाउंसमेंट करता था या रैंडम टॉपिक के बारे में लिखता था। इस पेज की वजह से रीडर्स को ऐसा गाइस मलाई पहिलेदेखि नै अहिलेसम्म जतिवटा मेरो मनपर्ने मलाई क्यारेक्टरहरू छ उहाँमध्ये सबैवटा क्यारेक्टरहरू स्ट्यानलीले नै क्रिएट गरेको। मेरो मतलब सबैवटा क्यारेक्टरका मलाई मनपर्ने जति चाहिँ। लगने लगा कि वो ली को पर्सनली जानते हैं। इसके साथ साथ स्टैनली ने कॉमिक्स के कवर्स पे कुछ अलग लिखने की कोशिश की, जैसे कि एक कॉमिक के कवर पर ली ने लिखा था, ये शायद सबसे अच्छी स्टोरी ना हो पर हमने आपको आज तक बहुत सारी अच्छी स्टोरीज दी हैं, इसलिए ये स्टोरी भी आपको खरीदनी चाहिए। सबको लगा ली का दिमाग खराब हो गया है, पर ली का आइडिया काम कर गया और ये कॉमिक उनकी बेस्ट सेलिंग कॉमिक बन गई। यहाँ तक तो ली के फैंस को मेल भी आए जिनमें लिखा था कि उन्हें ली की ये बात बहुत पसंद आई। स्टैनली को अपनी कॉमिक्स में लेटर्स टू द एडिटर वाला सेक्शन रखना बहुत पसंद था। इन सेक्शंस में फैंस की एडिटर के लिए लेटर्स होते थे। मार्वल्स के सभी कॉम्पिटिटर्स भी अपनी कॉमिक्स में ये सेक्शन रखते थे, पर ली अपनी कॉमिक्स में इस सेक्शन को अपने कॉम्पिटिटर से हट के बना के रखते थे। आम तौर पर बाकी कॉमिक्स में फैंस की लेटर्स बहुत फॉर्मल होती थी, जैसे कि फैंस की लेटर डियर एडिटर से शुरू होती थी, पर स्टैनली लेटर्स को फ्रेंडली बनाने के लिए डियर ली लिखते थे। और जब ली अपने फैंस को लेटर का जवाब देते तो वो भी बहुत फ्रेंडली होता था। जैसे अगर किसी फैन का नाम लेट से चार्ल्स स्मिथ होता था तो बाकी एडिटर्स अपनी मैगजीन में लिखते थे डियर चार्ल्स, पर ली लिखते थे हाय चार्ल्स, ताकि वो फैंस के साथ फ्रेंडली रहे। यहाँ तक फिर उनके फैंस भी लिखने लगे हाय स्टैन। इस तरह ली ने अपने फैंस के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बना लिया। स्टैनली के पास मार्वल का लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट था, यानी हर साल उन्हें $1 मिलियन मिलते थे। जब मार्वल के ओनर्स ने कंपनी बेच दी तो नए ओनर्स ने ये सब कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिए। ली के नए कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से उन्हें साल में सिर्फ $500,000 मिलते थे और लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट की जगह 2 ही साल का कॉन्ट्रैक्ट होता। ली इस कॉन्ट्रैक्ट से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने मार्वल छोड़ दिया। उन्होंने अमेरिकन स्पिरिट फाउंडेशन के ओनर पीटर पॉल के साथ अपनी नई कंपनी स्टैनली मीडिया खोली। पहले तो ये कंपनी बहुत अच्छी चली, पर कुछ टाइम के बाद स्टैनली के पार्टनर पीटर पे फाइनेंशियल फ्रॉड के एक्यूजेशन लग गए। पीटर खुद को बचाने के लिए ब्राजील भाग गए। उसके लिए अरेस्ट वारंट निकला और फाइनली
उसे ब्राजील में ही अरेस्ट कर लिया गया। ली इस कंपनी के फाइनेंसेस के साथ बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं थे। सारे फाइनेंशियल काम पीटर संभालता था। इसकी वजह से उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। कंपनी में बहुत उधार था जो कि स्टैनली को पे करने के लिए कहा गया क्योंकि वो चेयरमैन थे। स्टैनली के मार्वल के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स थे जिसके हिसाब से स्टैनली को मार्वल मूवीज के प्रॉफिट का कुछ शेयर मिलना था। मार्वल ने स्टैनली को स्पाइडरमैन के प्रॉफिट्स नहीं दिए जिसके कारण स्टैनली ने उनके ऊपर केस कर दिया। ओह, ली सही ने है। इस केस को जीत लिया और मार्वल को ली को $10 मिलियन देने पड़े। इसके बाद स्टैनली ने केस चैंपियन के साथ एक नई कंपनी 1 खोली million, जिसका नाम 10 POW million. एंटरटेनमेंट केही रखा छैन जो गाइस, हुन्छ। बहुत सक्सेसफुल हुई। स्टैनली के स्टैनली लाइफ एउटा के एंड के लेजेन्ड हो, दौरान जब वो लेजेन्डले बहुत पाउनुपर्छ। बीमार थे तो उसके मैनेजर पे अब्यूज करने के एलिगेशंस लगे। स्टैनली का मैनेजर किया मॉर्गन था जिस पर इल्जाम था कि उसने स्टैनली को अपनी फैमिली और फ्रेंड से दूर रखने की कोशिश की ताकि वो उसके घर से महंगी पेंटिंग्स आर्टवर्क चोरी कर सके। मई 2018 में स्टैनली के घर विजिटिंग पुलिस और सोशल वर्कर्स आए ताकि वो देख सके कि उनके घर में सब ठीक है कि नहीं। लेकिन मॉर्गन ने पुलिस को बुला लिया और कहा कि स्टैनली के घर पर स्ट्रेंजर्स आए हैं जबकि उसे पता था कि वो सोशल वर्कर्स हैं। बाद में मॉर्गन को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उसने झूठी पुलिस रिपोर्ट लिखाई थी। मॉर्गन के साथ साथ एक और इंसान पर स्टैनली को बुढ़ापे में एक्यूज करने के एलिगेशंस लगे। आप सुन के हैरान होंगे कि वो उनकी खुद की बेटी जेसी ली पर है। स्टैनली और उसकी वाइफ की पहली बेटी पैदा होने के कुछ दिन बाद ही वो मर गई थी और उसने अपनी अगली बेटी जो कि जेसी थी उस पर बहुत अटेंशन दिया और किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। स्टैनली ने बोला था कि जेसी उन्हें वर्बली अब्यूज करती है और कभी कभी हाथ भी उठाती है। 2018 में एल्डरली अब्यूज का केस स्टैनली के मैनेजर पर भी था जिसका नाम जेरी ओलिवरेज था। स्टैनली की कंप्लेंट के हिसाब से ओलिवरेज ने उसके बैंकर को नौकरी से निकाल दिया था जो स्टैनली के साथ 26 साल से काम कर रहा था और उसके बाद ओलिवरेज ने $4.6 मिलियन स्टैनली के अकाउंट से निकाल लिए। स्टैनली ने अपनी मौत से पहले यह भी कहा था कि ओलिवरेज ने उससे एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को $3 लाख देने पर मजबूर किया था। यहाँ तक ओलिवरेज ने ली के पैसों से $8.5 लाख का घर खरीदा। इसके साथ साथ उनके अकाउंट से 11 करोड़ रुपए भी निकाले और ली की विल भी चेंज कर दी। ओलिवरेज पे ली की बीमारी का फायदा उठाने का इल्जाम था। ली ने बोला कि ओलिवरेज के पास सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी और उसने उसका पूरा फायदा उठाया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हर साल एक आम इंसान कई 100 घंटे ट्रैवलिंग के टाइम में बर्बाद कर देता है जिस टाइम में वो कुछ अच्छा कर सकता था। तो अगर आप अपने ट्रैवलिंग टाइम में बहुत सी बायोग्राफीज और राइट। नॉन फिक्शनल बुक्स पढ़ना या सुनना आजको लागि यति नै। म फेरि अर्को भिडियो नि फेरि अपलोड गर्दैछु र आजको रिएक्सन भिडियो साह्रै राम्रो लाग्यो मलाई। थ्याङ्क्स गाइज, बाई।